एवरीवन, कैसे हो बेटा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया। कमेंट करके बताना मुझे। आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहले पार्ट में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी ओवरव्यू था मैंने वो कंप्लीट कराया। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेटोजेनेसिस मतलब oogenesis। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग ने कंप्लीट किया। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम लोग ने सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के NCERT को कंप्लीट कराऊंगी, तो आज हमारा फाइनल पार्ट है जिसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, देखो क्या बोला, ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कॉइटस। कॉपुलेशन के दौरान सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस। जो सीमेन है वो रिलीज कर दिया जाता है कहाँ, इनटू द विजाइना। जो सीमेन है उसको विजाइना के अंदर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन या इंटरकोर्स के दौरान सीमेन जो है उसको विजाइना में रिलीज कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। जो मोटाइल स्पर्म है वो बहुत जल्दी से स्विम करते हैं, पास थ्रू द सर्विक्स, स्विम करते हुए सर्विक्स को पास करते हैं, एंटर इनटू द यूटेरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन। और यूटेरस को क्रॉस करके वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, एम्पुलरी रीजन में पहुँचते हैं। किसका एम्पुलरी रीजन है वो, फैलोपियन ट्यूब का। ओके, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। अब इधर से तो स्पर्म गया, लेकिन ओवरी से जो ओवम रिलीज हुआ था वो भी एम्पुलरी रीजन में आकर रहता है, या वो भी वहीं पर जाकर रुकता है। ठीक है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब की एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पे ओवरी से, जैसे मान के चलो अगर ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला तो इधर से स्पर्म गया और यहाँ पे जो हमारी ओवरीज थी और ये ओविडक्ट की जो ये एम्पुलरी रीजन है यहाँ पर ओवम भी चले जाता है। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की साइट हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब एक ही समय पे स्पर्म भी इधर से जाएगा और ओवम भी उधर से रिलीज होकर एम्पुलरी रीजन तक पहुंच जाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। या फर्टिलाइजेशन तभी होगा, हम ये नहीं बोल सकते कि पहले से ओवम आके है वहाँ पे या ओवम आया ही नहीं, स्पर्म चले गया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली जाकर उस रीजन पे होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और यही रीजन है क्योंकि हर बार के कॉपुलेशन में ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि स्पर्म तो कॉपुलेशन के दौरान चले जाएगा, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ओवम जो है वो भी आकर वहाँ पे होगा, राइट। तो दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली हर बार के कॉपुलेशन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हर बार हर एक कॉपुलेशन प्रेगनेंसी को या फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते। रीजन समझ में आया आपको? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे ये ओवम है, इसके साथ में स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, लाइक स्पर्म का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होना मतलब वो एक साथ मिल जाएंगे, तो यही प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द एयर। मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म जो है वो ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। और जब वो उसमें एंटर कर जाता है तो वो उसके मेम्ब्रेन के पास ऐसे कुछ सब्सटेंसेस रिलीज कर देता है, जिस वजह से
जो रास्ता होता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, जिससे दूसरे स्पर्म्स की एंट्री उसमें नहीं हो पाती। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। और इसीलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि उसने जब फर्टिलाइज कर लिया तो वो ब्लॉकेज को ब्लॉकेज बना देता है, मतलब ऐसा कि ये मैंने रिजर्व कर लिया है, अब यहाँ पे कोई आने की कोशिश ना करे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में क्या है, द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद में देखो, यहाँ पे देखना जरा, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस में जो सेकेंडरी oocyte है, जो हमारे मियोसिस की फेज में जाकर जो रुक गया था, तो स्पर्म के मिलने से उनका जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, एक जैसे एक छोटा पार्ट बना देता है और एक बड़ा पार्ट बना देता है, ये जो है ये पोलर बॉडी बन जाती है, जिसको हम लोग सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं। एंड हैप्लॉइड ओवम ऊटिड, और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है जिसको हम लोग ऊटिड बोलते हैं। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। मतलब जो स्पर्म आया उसकी भी जो प्लॉइडी थी वो एन थी, जो ओवम था उसकी भी प्लॉइडी एन थी, तो एन एन मिलाकर 2n हो जाएगा ना बेटा। तो दो हैप्लॉइड गैमेट्स मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद में क्या है, वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। और यही स्टेज में एक बेबी जो है या एक एम्ब्रियो जो है उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एज यू नो, यहाँ पे देखो, एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। ह्यूमन फीमेल जो होती है उसमें XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स produced by the female have sex chromosome X, whereas in the male gamete sperms the sex chromosome could be either X or Y. Hence 50% of the sperm carry X chromosome while other 50% carry Y chromosome। हमने देखा एक जो फीमेल है उसके पास में बेटा XX क्रोमोसोम है, मतलब उसके पास ऑप्शन ही तो है ना कि वो X ही दे सकती है, और एक मेल के पास में XY क्रोमोसोम का सेट है, मतलब 50% ऑफ द स्पर्म जो होंगे वो X क्रोमोसोम को कैरी करेंगे और 50% जो है वो Y को कैरी करेंगे। अब अगर इसने सिर्फ X को दिया है, इसने X दिया, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो X को ही देगी। अब इसने या तो X को देगा तो XX हो जाएगा, अगर मेल है वो X देगा तो XX मतलब लड़की बन जाएगी, और अगर इसने Y क्रोमोसोम दिया अपना, या Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने अगर फर्टिलाइज किया तो XY क्रोमोसोम का जाइगोट बनेगा, दैट इज वो बॉय बन जाएगा। मतलब ये गलत है ना, हम जैसे जनरली बोलते हैं सोसाइटी में कि ये फीमेल को लड़का नहीं हो रहा है या लड़की नहीं हो रही, तो उसमें तो उसकी कोई मिस्टेक ही नहीं। खैर लड़के की भी कोई मिस्टेक नहीं है, बट डिपेंडेंसी जो है वो मेल के ऊपर है। अब ये माना हमने कि वो उसकी मर्जी से फर्टिलाइज नहीं करते, बट हाँ मेल के पास में ऐसे क्रोमोसोम्स है जो बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ दोनों को ब्लेम नहीं कर सकते ना, राइट, ना मेल को ब्लेम कर सकते ना फीमेल को कर सकते हैं, बट मैं बता रही हूँ कि फीमेल के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो XX को ही दे सकती है, और मेल के पास में ऐसा है कि वो X और Y दोनों को देंगे। अगर XX को दिया XX हो गया तो ये लड़की बन जाएगी, और XY दिया तो ये लड़का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से चीज़ें हो गई। उसके बाद में क्या है, क्या बोल रहा है देखो ज़रा, आफ्टर फ्यूजन
of the male and female gamete, the zygote would carry either XY or XX or XY depending on where the sperm carrying X और Y fertilize the ovum। मतलब डिपेंड करता है कि मेल की तरफ से जो स्पर्म गया है उसने X क्रोमोसोम को कैरी किया था या Y को किया था, और किसने पर्टिकुलर उसको फर्टिलाइज किया है ओवम को, तो पता चलेगा कि वो XX क्रोमोसोम कैरी करेगा उनका फीटस या XY क्रोमोसोम करेगा। ठीक है, और ये इसके बारे में डिटेल हम कहाँ पे पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न्स पढ़ते हैं ट्वेल्थ में, जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है ना, हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दैट्स वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर। मतलब हम बोल सकते हैं साइंटिफिकली कि अगर किसी बेबी का सेक्स हमें डिटरमाइन करना है तो वो हम किससे करते हैं, फादर के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, नॉट बाय द मदर। मतलब जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताया था वही चीज़ें वहाँ पे लिखी है। फिर क्या बोला, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। फिर अब जो जाइगोट बना, मतलब ये जो ओवम है और ये जो स्पर्म है, इन्होंने फ्यूज करके जो जाइगोट बनाया, वो जाइगोट क्या करता है, एम्प्यूलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो वो अब कहाँ पे मूव करता है, isthmus रीजन में करता है, और उसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड्स द यूटेरस। ठीक है, उसके बाद एनफॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर। फिर क्या करता है, जैसे अब ये जाइगोट बन गया तो ये डिवाइड करेगा, पहले 2 सेल का बना देगा, फिर उसके बाद में ये 2 का 4 सेल हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ें होगी। और 16 सेल जो स्टेज होती है उसको हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोर्यूला। मतलब ऐसा, ये जो ब्लास्टोमियर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल का जो क्लीवेज होता है उसको हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं, लेकिन 8 से लेकर 16 तक अगर उसमें ब्लास्टोमियर्स है तो हम उसको मोरूला बोलते हैं। यहाँ पे देखो, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया था, स्पर्म ने इधर से एंट्री किया, इधर से ओवम जाएगा, तो ये जो हमारा एम्प्यूलरी रीजन है वो यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फिर वो मूव करता है इधर साइड में। समझ में आई चीज़ें मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो ठीक है, उसके बाद में देखो आगे क्या बोल रहा है। द मोर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। जो मोर्यूला है 8 to 16 सेल वाला जो हमने जाइगोट बोला था मोर्यूला, तो वो कंटिन्यू डिवाइड करता है और एक ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, एंड इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस, और फिर वो यूटेरस के तरफ मूव कर जाता है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। उसकी जो ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होते हैं उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर ऑफ यूटेरस है वहां जाके अटैच हो जाती है, एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। और जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, या एम्ब्रियो उससे बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला, आफ्टर अटैचमेंट द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड। ओए मम्मी ने आवाज़ दे दिया था मेरी। सो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से, देखो यहीं से बता देती हूँ मैं फिर से। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। जो उसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो यूटेरस की जो अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम वहाँ पर अटैच हो जाती है, एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। जो इनर मास सेल होता है वो एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होने लगता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। अटैचमेंट के बाद में जो यूटेराइन वॉल्स होती है या यूटेराइन सेल होती है वो डिवाइड करती है, और जो एम्ब्रियो वहाँ आके अटैच हुआ है उसको वो कवर कर लेती है। जस्ट लाइक अगर ये एम्ब्रियो ने वहाँ पे अटैच किया तो ये इसको ऐसे कवर कर लेगी।
ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। और हम रिजल्ट की तरह क्या देखेंगे, जब यहाँ पे अटैच हुआ तो यूटेरस की जो भी सेल्स है उसने उसको ऐसे कवर कर लिया। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि एंडोमेट्रियम में वो पूरी तरीके से एम्बेडेड हो गया, मतलब समा गया उसमें, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इसी चीज़ को मतलब यूटेरस में एक एम्ब्रियो का अटैचमेंट और फिर कवर करके एंडोमेट्रियम लेयर जो उसको अपने अंदर ये कर लेती है, उसी को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं एंड इट्स लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद में आगे की चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। इम्प्लांटेशन वाली चीज़ें समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे बताना, ठीक है। चलो आगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब प्रेगनेंसी तो हो गई, इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब क्या, अब किस तरीके से चीज़ें चलती है वो चीज़ें देख लेते हैं। मैं बता देती हूँ आपको। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। इम्प्लांटेशन के बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, जिसको हम लोग कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। जो कोरियोनिक विलाई है उसमें यूटेराइन टिश्यू होती है और मैटरनल ब्लड होता है, मतलब मदर का ब्लड उसमें होता है। ठीक है, द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo या fetus and maternal blood। और ये जो चीज़ है वो क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है, जो मदर को और बच्चे को जोड़ता है। जस्ट लाइक अगर ये मदर है हमारी, अगर ये मदर है, मदर की बॉडी है, तो यहाँ पे अगर डेवलपिंग फीटस है और ये मदर के इससे जो जुड़ी हुई प्लेसेंटा, मतलब एक फीटस और एक मदर को जोड़ने वाला जो बीच का ब्रिज बोल सकते हैं, उसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के हेल्प से ही बच्चे को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट या जो भी चीज़ें रहती है वो मिलती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर ने ऐसा अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए या और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं कंज्यूम करना चाहिए जो बच्चे को हार्म करे, क्योंकि जो भी हम मदर खाती है वो डायरेक्टली बच्चे को मिल जाता है। ठीक है, सो देखो, इसलिए हेल्दी खिलाना चाहिए मदर को, ताकि बच्चा जो है हेल्दी ग्रो करे, है ना। चलो, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। देखो मैंने वही बताया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है उसका सप्लाई करता है प्लेसेंटा। एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है या एक्सक्रीटरी वेस्ट उसके बॉडी में बनते हैं, उसको भी रिलीज करने का काम हमारा प्लेसेंटा करता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड। जो प्लेसेंटा है वो एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। मतलब वो जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है वो बच्चे को देगा, और बच्चे की तरफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालेगा। मतलब टू एंड फ्रॉम, मतलब बच्चे की तरफ एंड बच्चे की तरफ से। ठीक है, चीज़ें हो गई क्लियर। उसके बाद में क्या बोला, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस। जो हमारी प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जस्ट लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको हम लोग HCG बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन जिसको HPL बोलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स, प्रोजेस्टोजन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन याद रखना, एक्सेट्रा। इन द लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो ओवरी के द्वारा भी रिलीज किया जाता है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये जो HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन है ये एक फीमेल की बॉडी में तभी रिलीज होते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। इन द एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टोजन्स, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड।
जैसे लोग वो स्ट्रिप की मदद से जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, मेनली उसमें क्या टेस्ट किए जाते हैं, ये जो हॉर्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, HCl, HCG, HPL और रिलैक्सिन, यही हॉर्मोन्स जो होते हैं वो उसमें टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये हॉर्मोन्स तभी बनेंगे जब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, तो ये चीज़ें वहाँ पे अगर ये हॉर्मोन्स हो रहे हैं, मतलब एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, इस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। ठीक है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज इसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, और ये जो हॉर्मोन्स है ये फीटस की ग्रोथ के लिए भी इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, लाइक वो फीटल ग्रोथ के लिए और मदर और फीटस के मेंटेनेंस के लिए भी वो ज़रूरी होते हैं। उसके बाद में क्या बोला, इमीजिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट्स, मतलब इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है और वो फिर कुछ लेयर्स बनाता है, जो हम मेनली एनिमल टिश्यूज़ में पढ़े थे हम लोग ने, है ना। तो क्या बनाता है, देखो, आउटर लेयर बनाता है जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, एंड एन इनर लेयर जिसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, और बीच की जो होती है उसको मीजोडर्म बोलते हैं। ऐसे याद रखना, अंदर वाली एंडो, वर्ड इसका ना एंडो, एंडो मतलब अंदर, मीजो मतलब मिडल बीच वाली, और एक्टो मतलब अंदर वाली, इस तरीके से याद रखना, ये 3 लेयर्स वो बनाती है। ठीक है। सुन अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म जैसे अगर ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, तो इन दोनों के बीच में मीजोडर्म बनती है। ठीक है। दिस 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन एडल्ट्स, और यही 3 लेयर्स जो होती है वो डिवाइड करके अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग टिश्यूज बनाती है एक बॉडी में। ठीक है। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। ये जो इनर सेल मास होती है उसमें कुछ ऐसे स्टेम सेल्स होती है विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन। स्टेम सेल्स होती है जो एक ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ, ह्यूमन में प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 महीने का पीरियड होता है। डू यू नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन अ डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स? कमेंट में आंसर करना मुझे। क्या तुम्हें पता है कि डॉग्स में प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है, एलिफेंट्स में कितने मंथ की होती है, और कैट्स में कितने मंथ की होती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड, एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। और यही हम बोल सकते हैं कि एक फीटस जो अच्छे से ग्रो कर रहा है तो उसका हमें कैसे पता चलता है, जो फिजिशियंस होते हैं वो स्टेथोस्कोप की मदद से उनकी हार्ट बीट को सुनते हैं और वो बताते कि हाँ आपका बच्चा हेल्दी है या अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलपिंग लिम्स एंड डिजिट्स, पहले मंथ में उसका हार्ट बना था और सेकेंड मंथ में उसके लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब हम 3 मंथ्स भी बोल देते हैं। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, और 3 महीने के अंदर में सारा का सारा बॉडी जो है वो बन चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, लिम्स बन जाते हैं और एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स जो है वो भी अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, 5th मंथ में हम लोग अपीयरेंस ऑफ हेयर देख लेते हैं हेड पर। ठीक है। ये 5th मंथ में मिलता है। बाय द एंड ऑफ द 24 वीक्स, 24 वीक्स मतलब 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, जो बॉडी है वो छोटे छोटे हेयर से कवर की हुई होती है। आईलिड्स जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, और 9 महीने के बाद एक बच्चा डिलीवरी के लिए रेडी होता है। तो चलो अब डिलीवरी भी करवा लेते हैं। तो पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी पीरियड और लैक्टेशन का मतलब
बच्चा जब अपनी मदर के ऊपर मिल्क के लिए बोलो या उसके फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स। ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ्स की होती है, विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जब एक एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही होती है मदर के उम्ब में या मदर के यूटेरस में, उसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ ग्रो कर रहा होता है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, एट द एंड मतलब 9 महीने कंप्लीट होने के बाद में यूटेरस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, कॉज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस, जो डिलीवरी ऑफ द फीटस का सिग्नल होता है कि अब बेबी जो है वो डिलीवर होने वाला है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिसको चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, उसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो पार्चुरेशन वाला प्रोसेस है ना, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जिसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स काम करते हैं। ठीक है, द signals for parturition originates from the fully developed fetus। ये जो डिलीवरी के लिए जो सिग्नल्स आते हैं वो जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, एम्ब्रियो है, वो भी रिलीज करता है। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन कौन देता है, एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस और दूसरा प्लेसेंटा। इन दोनों की तरफ से ऐसे सिग्नल्स आते हैं कि अब बच्चा डिलीवरी के लिए रेडी है। ठीक है, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मदर के पिट्यूटरी में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटेराइन वॉल्स पे और काम करता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाए। ठीक है, ये हो गया, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और फिर वो फिर से और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, ताकि बच्चे की डिलीवरी होने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर क्या बोला, द स्टिमुलेटरी reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction, और ये stronger और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लगती है। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस टू द बर्थ कैनाल, और ये उसको बर्थ कैनाल से फिर जो बेबी है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको पार्चुरेशन बोलते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, बच्चे के जन्म के बाद द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर निकल जाती है और फिर हम उसको कट करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, द मैम, अब बच्चे की डिलीवरी हो गई, उसको खाना भी तो चाहिए ना। नहीं चाहिए क्या खाना, मतलब दुनिया में आ गया, अब खाना नहीं दोगे तो जिंदा कैसे रहेगा। तो अब वो तो है नहीं, आते बराबर पिज्ज़ा बर्गर खाएगा, है ना। तुमने खाया था क्या, बताना ज़रा, तुमने खाया था आते बराबर पिज्ज़ा बर्गर? नहीं खाया ना। किसी ने खाया हो तो बताना मुझे। चलो देखो क्या है, द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल तो उनके जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो डिफ्रेंशिएट होकर मतलब और ज़्यादा डेवलप होने लगती है, और जैसे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करती है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। और फिर वो मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है मैमरी ग्लैंड्स, उसे हम लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, और फिर वो मदर को बच्चे को फीड करने के लिए हेल्प करती है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। इनिशियल 2-4 दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस करती है मदर के मैमरी ग्लैंड्स, उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, जिसमें कुछ एंटीबॉडीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि नया बच्चा जो है वो पहले ऐसे एनवायरनमेंट में था जो बाहर के एनवायरनमेंट से काफ़ी अलग था, तो उसको एंटीबॉडीज़ देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चा बीमार हो जाएगा। इसीलिए इनिशियल डेज में मदर का मिल्क जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेनली ये हम बोल सकते हैं कि बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक बच्चे के लिए
मदर का मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, essential to develop resistance for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended. बोलता है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाय डॉक्टर्स, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप दी हेल्दी बेबी। मतलब वो बेबी को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है, मदर की ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्टर्स भी उसको रिकमेंड करते हैं। सो मेरे एंड से चैप्टर यहाँ पे मैंने फिनिश किया है 3 पार्ट्स में। अगर आप लोग बोलो तो मैं इसको कंबाइन करा के वन शॉट एक करवा देती हूँ, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी होगी। ठीक है, और एक चीज़ ऐसा कि आप लोग भी चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करो। नहीं रीड करके हो रहा है तो क्लासेस को 2x में लगा लो। मेरा ही नहीं, और भी क्लासेस आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पॉडकास्ट की तरह सुन लो। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते। पीवाईक्यूज देख लेना, पीवाईक्यूज बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे तो आप लोग उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अकॉर्डिंग देखो। टाइम अभी कम है बहुत ज़्यादा, आप लोग अपना समय वेस्ट मत करो। नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अदरवाइज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 2 डेज में। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बच्चे, ध्यान रखो अपना।